हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम मैथ्स के कुछ सवाल देखने वाले हैं। आखिर व्यापम जिस प्रकार से पैटर्न अब बदला है, तो शिक्षक भर्ती में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, है ना, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित और उन्हीं सवाल को देखेंगे, है ना, जो सीजी टेट में जो एग्जाम हुआ था, पिछले एग्जाम, उनमें किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को आज हम देखने वाले हैं, है ना। और कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे आपको इसी प्रकार के नए पैटर्न के सवाल आपको लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, है ना, ये पूछा हुआ सवाल है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है, सीजी टेट के एग्जाम में। ध्यान समझना, आखिर आपके शिक्षक भर्ती में जो आएगा इसी प्रकार के नए पैटर्न पर आधारित सवाल ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से तैयार हो जाओ, है ना, क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम डेट है वो जारी हो चुका है। अब ज्यादा दिन नहीं है, कब आपका, है ना, 5 6 7 माह का समय निकलेगा पता ही नहीं चलने वाला। तो अभी से आपको एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बोला गया है निम्नलिखित को सम्मिलित करके आपको क्या करना था, बताना था भाई। यहाँ पर कॉलम 1 में, है ना, हमको जिसका जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करने वो दिया गया है। कॉलम 2 में यहाँ पर हमारे पास जो उसका क्षेत्रफल या जो भी आयतन वगैरह है उसको दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक अब बोला गया है हमारे पास कि भाई लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको क्या है पूछा गया है। अब लंबवर्ती शंकु क्या बेलन क्या होता है, तो हम कहेंगे इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है कि लंबवर्ती क्या है, बेलन है, जिसकी अपनी एक त्रिज्या होगी और अब उसकी एक ऊंचाई होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक ये होगा हमारे लिए क्या, लंबवृत्ति, है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो ध्यान समझना, मैं संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन से हिस्सों को लूंगा, तो मैं कहूंगा ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है ये पूरा हिस्सा मेरे आ जाएगा। साथ में नीचे वाला और ऊपर वाला जो तली होगा इसको भी मैं क्या करूंगा, शामिल कर लूंगा। तो यही बन जाएगा मेरे लिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे मैं सिंपल बात करूं कि एक रूम है हमारे पास, इस रूम के यदि मैं छत को, चारों दीवालों को और फर्श को भी काउंट कर दूं तो ये होगा मेरे लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यही चीज बोला गया है। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलेंगे भाई, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब हम क्या करेंगे, छत को और फर्श को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यदि मैं यहाँ पर बात करूं बेलन के, तो बेलन में आपके पास, है ना, यदि मैं कहूं कि यहाँ पर भाई आपको वक्र पृष्ठ निकालना है तो ये वाले हिस्सा और ये वाले हिस्सा को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो शेष हिस्सा दिखाई दे रहा है रेड में, ये हमारे लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का काम करेगा। लेकिन जब संपूर्ण की बात करें तो हमको ऊपर वाले हिस्सा, नीचे वाले हिस्सा और साइड वाले हिस्सा सभी को क्या करना है, उसके एरिया को काउंट करेंगे। तो यही होता है हमारे लिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। और मेरे प्यारे दोस्तों बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 पाई r प्लस h वर्ग इकाई, जहां r त्रिज्या है और h उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 पाई r और r प्लस जो h होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है क्या आपके पास भाई बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं कहूंगा भाई ए का दूसरा वाला है, तो ए का जो दूसरा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये करेक्ट होना चाहिए। ध्यान समझना। फिर बोला गया घनाभ का आयतन। भाई हमारे पास एक घन होता है और घनाभ, जैसे ईंट होता है, ईंट घनाभाकार होता है ना। यदि मैं बात करूं डाइस की, क्यूब की, तो वो क्या होता है आपके पास, घनाकार होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है चूंकि किसके बारे में, घनाभ के बारे में, तो इस प्रकार की जो कंटेनर आकृति का जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, घनाभ। और घनाभ के आयतन की बात करें तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम कहेंगे दूसरा का क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई तीसरा वाला ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। मानते हो इस चीज को, आगे बढ़े। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलम क्या है भाई, तो सभी चतुर्भुज को समलम नहीं बोल सकते। समलम चतुर्भुज, है ना, इस प्रकार के जो चतुर्भुज होता है इसको हम क्या बोलेंगे, समलम। समलम चतुर्भुज में यदि मैं बात करूं दोस्तों, ए बी सी और डी है, तो समलम चतुर्भुज तभी कहलाएगा। समलम चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, एक समसमलम चतुर्भुज और एक आपके पास रैंडमली इस प्रकार के समसमलम चतुर्भुज, है ना, समलम चतुर्भुज। अब समसमलम चतुर्भुज की बात करें तो समसमलम चतुर्भुज क्या होता है कि भाई इसके ये वाला, है ना, जैसे मैंने कहा ए बी और ये सी और डी। और समलम चतुर्भुज के लिए इतना याद रखना है कि ए बी और भुजा डीसी जो होगा ये हमेशा आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बराबर नहीं बोल सकते, एक दूसरे के क्या होंगे,
पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं भाई? पैरेलल होते हैं, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? समलंब। अब ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्डिनरी है ना समलंब चतुर्भुज है, और ये है सम समलंब चतुर्भुज। सम समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये दोनों जो भुजा की लेंथ होगी बी से सी तक का जो लेंथ है, उसी प्रकार ए से डी तक का लेंथ, मतलब मैं लिख सकता हूं ए से डी तक का लेंथ बराबर होगा हमारे पास बी से सी तक का लेंथ। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? सम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, है ना। और इसमें क्या हो सकता है? मैं ये नहीं कह सकता कि एडी ज्यादा है कि बीसी ज्यादा है। इसमें हो सकता है कि एडी ज्यादा हो जाए या बीसी ज्यादा हो जाए, है ना, लेकिन है तो ये भी हमारे पास क्या? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का सिंपल डेफिनेशन ये है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दो, है ना, समानांतर भुजाएं आपस में क्या हो, है ना, समानांतर हो। दो भुजा, जैसे विपरीत भुजा समानांतर हो, ए बी भुजा, ये वाली भुजा, और डीसी भुजा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो जाए, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब समलंब चतुर्भुज में ये हमारे पास क्या है? एक भुजा मान लेते हैं ए, ये दूसरी समानांतर भुजा बी, और इसमें एक डाल देंगे मेरे प्यारे दोस्तों हाइट। तो भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, है ना, समानांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी, और जितना हाइट है उसका भी हम क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो जाएगा आपके पास किसका? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। यदि मैं देखूं कोई 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, तो ये जो चौथा होगा दोस्तों, ये हमारे पास तीसरा का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? चौथा वाला। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब भाई समकोण त्रिभुज के लिए हाइट का होना जरूरी है। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। कोई एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये क्या है? ये मेरे लिए, है ना, किसका काम करेगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू क्या होता है मेरे दोस्तों? हाइट के बराबर होता है। ये होता है हमारे पास। तो ये जो होगा हमारे पास चौथा, आपके पास पहला जो ऑप्शन होगा आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 वर्ग इकाई जो होगा, ये हमारे पास ये समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब हमारे पास ऑप्शन चेक करने की था, है ना, देरी। मैंने कहा कि भाई ए का दूसरा आना चाहिए, ए का चौथा है गलत, ए का तीसरा है गलत। आगे बढ़ते हैं, आपको टाइम नहीं लेना है। ए का पहला भी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये करेक्ट होगा। सभी सवालों को आपको हल करना नहीं है ना। यदि लेंदी सवाल लग रहा है तो लेंदी नहीं होता, आपको ऑप्शन को टारगेट करना है। यदि एक डेटा निकालूं, आपको चेक करना है। यदि आपको लगे कि ए का यहां भी 4 है, यहां पर भी चौथा ऑप्शन, यहां पर भी चौथा ऑप्शन, तब आपको उसको चेक करना है जो विषम टाइप का हो, अलग अलग टाइप का हो। भाई जब हमको पता है कि सेम सेम आ रहा तो उनको चेक काहे करना? ऐसे यदि आप सवाल करोगे तो मुझे लगता है कि आसानी से आप अपना समय बचा सकते हो। क्लियर है? बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। ध्यान समझना। एक घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, कथन पर विचार आपको करके बताना है। क्लियर है भाई? ऐसे सवाल को तो आपको देखना ही है। भाई बोल दिया गया है एक घन का आयतन, और घन कैसा होता है मैं बताया, क्यूब टाइप का होता है। आप कहोगे कि एक घन होगा इस प्रकार से, है ना। ये होगा मेरे लिए क्या दोस्तों? घन का काम करेगा ऐसे, जिसकी आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी क्या होगा? ए होगा। अब आप कहोगे कि घन के यदि आयतन की बात करूं तो आयतन तो होता है ए क्यूब, और ए क्यूब का मान यहां पर दिया कितना? तो आप कहोगे 343 दिया है। 343 भी किसी का क्यूब होगा, तो आप कहोगे ए क्यूब बराबर 343 किसका होता है? तो मैं कहूंगा भाई 7, है ना, 7 का क्यूब होता है। मतलब यहां पर देखें कि ए का मान कितना होगा, तो मैं समझ गया भाई 7 सेंटीमीटर यहां पर ए का मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे इसके प्रत्येक भुजा का माप जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। अब ऑप्शन है घन की कोण 7 सेंटीमीटर है। मैंने कहा बिल्कुल भाई सही बात है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, 7 सेंटीमीटर है। फिर आगे बढ़ते हैं। घन का आयतन दिया गया है 512। भाई एक चीज बताओ मुझे, यहां पर हमको घन का आयतन दिया है 343, यहां पर घन का आयतन 512 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? पॉसिबल है तो गलत ही, तो हम क्या कर देंगे? काट देंगे। फिर बोला गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताओ, कंडीशन कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, और एक होता है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत और तली को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब मुझे छत भी लेना है, तली भी लेना है, और ये चारों, है ना, जो दीवार है उसको भी लेना है। तो मैं कहूंगा मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना था, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 6a का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं कहूंगा यहाँ पर एल वाला कथन भी मेरा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान समझना मेरी बात को। यदि मैं कहूं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ए का स्क्वायर। मानते हो चीज को? यहाँ पर ए का मान आपको दिखाई देगा 7। मानते हो भाई? अब मैंने कहा कि मैं कहूं कि 6 इंटू
अब ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे 7 का वर्ग, मतलब आप कहोगे 6 गुणा 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब आप सिंपल सोच कर देखना कि 6 का गुणा 49 के साथ करने पर 300 तो नहीं आएगा, आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, है ना। 9 छक्के 54 की 4 इकाई अंक पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक पर क्या है 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एम वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो मेरे केवल 2 ही ऑप्शन आपके पास सही है, एक तो जे वाला कथन और एल वाला कथन। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया निम्नलिखित को सुमिलित करके आपको क्या करना था, बताना था। मैं बता रहा हूं जितने भी सवाल पूछे गए है ना सीजी टेट में, वो ज्यादातर सवाल आपके ज्योमेट्री 2D और 3D से। यदि आप इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे है ना, तो आप वहां पर सवाल डील नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको मैं देखना, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर डील करके बताने वाला हूँ, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। अब यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए बोला गया है, ध्यान समझना, है ना। स्पर्श रेखा, छेदक, जीवा और त्रिज्या इतने सारे दिए गए हैं। एक बार ऑप्शन पर आपको नजर डालना है, ए का चौथा है ना, यहाँ पर ए का चौथा, ए का तीसरा, ये दिया गया है, ठीक है। एक बार हम चेक करेंगे तो बी का सब जगह दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है भाई यहाँ पर। तो मैं सिंपल चेक कर लेता हूं, ए को नहीं हम बी को कर लेते हैं, बी को नहीं हम ए को ही कर लेते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान समझना, किसी सर्कल के बाएं हिस्से को है ना इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींच दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। मतलब सिंपल सी बात है, वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाले, कहां से प्रतिच्छेद को, तो टच करते हुए जा रहा है, 2 बिंदु को मिलाने वाले नहीं भाई, वृत्त के केंद्र से, गलत, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली, यहां पर कोई एक बिंदु को टच ऐसे करते हुए क्या होगा, छूते हुए निकल जाएगा, तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ए का होगा चौथा, ए का चौथा। तो मेरे आपके 2 ऑप्शन यहीं पर खत्म हो गया। अब यहां पर चेक करना क्या है, केवल एक ऑप्शन बी चेक कर लूंगा तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा भाई। छेदक रेखा बोला गया है। अब छेदक रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो किसी वृत्त के 2 बिंदु को, ये वाले हिस्सा और ये वाले हिस्सा को है ना बीच से क्या करते हुए, छेद करते हुए निकल जाए, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। यहां पर बोला गया है वृत्त के केंद्र से, जरूरी नहीं कि वृत्त के केंद्र से गुजरो, है ना, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड या वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। मैंने बताया ना कि 2 बिंदु में क्या करा है, प्रतिच्छेद करा है, तो मैं कहूंगा भाई बी का पहला। आप कहोगे बी का पहला होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट होगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है, तब जाके एग्जाम में आप एकदम कम समय में बनाओगे, समय का भी बचत होगा, और बनाकर बनाते रहोगे, हर एक चीज को प्रूव करते रहोगे, तो कहां समझ बचने वाला। क्लियर है, आपको ऑप्शन में भी क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, ध्यान समझना। खैर मैं बता देता हूं यहां पर, और बाकी चीजों को हम क्या बोलेंगे, जीवा मतलब क्या होता है भाई, जीवा मतलब ये है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना। एक सर्कल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना एक सर्कल में अनंत जीवा हो सकता है ना। आपके पास यदि मैं बात करूं कि ये अनंत जीवा हो सकते, इस प्रकार से अनंत जीवा हो सकते हैं इसमें, ठीक है, अनंत जीवा, है ना। और ये जो बीचों बीच से गुजरता है, ये सबसे बड़ी जीवा होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना होगा। वहीं त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो भाई उसके केंद्र से परिधि तक का जो लाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि तक की लाइन को त्रिज्या। तो अनंत त्रिज्या हो सकता है, एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकता है, अनंत व्यास हो सकता है, और अनंत त्रिज्या हो सकता है। तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर यहां पर आप लोगों के लिए विशेष जानकारी भाई, है ना, जिस प्रकार से पैटर्न पूछे जा रहे हैं, यदि ऐसे आपको सवाल डील करना है, ऐसे सवाल लेकर आपको तैयारी करना है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। ज्यादा समय नहीं है, ये 6-7 माह का समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। ये हमारी शिक्षक भर्ती, है ना, शिक्षक भर्ती 2025 है ना, सभी सीजी टेट जो था ये, है ना। तो आपको यदि मान लो शिक्षक भर्ती का संपूर्ण कोर्स परचेस करना है, नए पैटर्न पर आधारित, जैसा आपके सीजी टेट में पूछा गया था, है ना, संभवतः उसी प्रकार के आपके पास शिक्षक भर्ती में सवाल भी पूछे जाने वाले हैं, है ना, हम कह सकते हैं। तो ये मात्र आपको नए पैटर्न पर आधारित जो कोर्स है, ये मात्र 1499 रुपए के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत कम प्राइस है, जितने भी आपको कंटेंट मिलेंगे, है ना, ओवरऑल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, और साथ ही अगर जो मान लो, है ना, मंडूप निरीक्षक की बात करूं तो मंडूप निरीक्षक का संपूर्ण कोर्स यदि आपको परचेस करना है न्यू पैटर्न के साथ, तो ये 749 रुपए के प्राइस पर मिलेगा। और यदि आप मैथ्स रीजनिंग का चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, या आपके पास मंडूप निरीक्षक की बात करें, मैथ्स रीजनिंग यदि आपको, है ना, परचेस करना है, तो ये मात्र 449 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगा, है ना भाई। और जितने भी मैं सवाल कराऊंगा न्यू पैटर्न पर कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन
इसने लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। ये बोला गया है उत्केंद्रता के बढ़ते क्रम में शंकुओं को व्यवस्थित कीजिए बोला गया है। एक है पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स और लाइन, है ना। इनके क्या बताना है, एसेंट्रिसिटी का मान आपको क्या करना है, बताना है। भाई ये किसके संदर्भ में, शंकु के संदर्भ में बोला गया है। अब शंकु के संदर्भ में मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा, मान लो मैं ऐसे बताना चाहूँ, ध्यान समझना, ध्यान समझना। ये क्या होता है, रेखा। और रेखा की यदि हम बात करें तो रेखा की जो इंटेंसिटी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो रेखा को ऐसा ना करते हुए मैं इस प्रकार से बताना चाहूंगा। ये हमारे पास क्या है, रेखा। और रेखा की इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूं तो रेखा की जो इंटेंसिटी होती है, ये चूंकि लाइन है तो इंटेंसिटी ई का मान क्या इसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे भाई रेखा के अनंत के बराबर होता है। ध्यान समझना, रेखा का कितना होता है, अनंत के बराबर होता है। ये हमारे लिए क्या है, रेखा। अब ध्यान समझना, जिस बंदे को ये सवाल बनाने में दिक्कत हुआ हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान समझना। रेखा का अनंत होगा और अनंत किसी भी डाटा का मैक्सिमम मान होता है। मानते हो इस चीज को, अनंत मतलब इन्फिनिट भाई, अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस डेटा को हम अनंत कहेंगे, मतलब अनंत सबसे बड़ी मान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां पर स्पष्ट आपको बोल दिया गया कि भाई बढ़ते क्रम में मतलब सबसे बड़े, तो यहां पर स्पष्ट आपको इंडिकेट करके दिया गया था ई का मान भाई अनंत है, इंटेंसिटी का मान किसमें, रेखा का मान, तो ओ तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों कहां गलती हुआ आपसे, ओ लास्ट में कहा, तो मैं तो डायरेक्ट मारता भाई ओ यहां पर है, मैं बाकी को चेक ही नहीं करूंगा। क्यों चेक करना भाई मुझे, है ना, अचार थोड़ी डालना है बाकी का, है ना। तो ध्यान समझना, ऐसे आप सवाल निकलोगे, ऐसे आप सवाल निकालोगे वहां पर एग्जाम हॉल में। ध्यान समझना है, यहां पर स्पष्ट आपको बोला गया कि ई का इंटेंसिटी का जो मान है रेखा को, वो अनंत होता है और अनंत सबसे बड़ा मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके लास्ट में क्या होनी चाहिए था, ओ होनी चाहिए थे, है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर, है ना, ओ लास्ट में हो। और ये मेरे द्वारा कोई सेटअप किया गया सवाल नहीं है, ये एग्जामिनर ने खुद सेटअप किया है। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए, ए वाला ऑप्शन होनी चाहिए थे, एल एन के एम और ओ। अब मैं ध्यान से बता रहा हूं, यदि मैं व्रत की बात करूं तो व्रत की इंटेंसिटी की बात करूं तो व्रत कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, है ना। तो व्रत की इंटेंसिटी की बात करें तो इसका मान होता है आपके पास 0 के बराबर। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्या भाई, दीर्घ व्रत, एन का मान आ जाता है। और दीर्घ व्रत मतलब क्या होता है, इलिप्स, अंडाकार, ये जो होता है इसके इंटेंसिटी का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 0.5। उसके बाद आता है आपके पास परवलय, है ना। परवलय की यदि बात करें तो परवलय का जो मान होता है कुछ इस प्रकार से होता है और इसका मान होता है आपके पास ई का मान 1। और यदि मैं अति परवलय हाइपरबोला की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का होता है और इसका मान होता है 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब 2 के बराबर होता है। तो ये है इनके क्या, इंटेंसिटी का मान। और आपको बढ़ते क्रम में पूछा गया था तो सबसे पहले व्रत आ जाता है और लास्ट में क्या आ जाता है आपके पास, रेखा। और इस सवाल को तो चेक करना ही नहीं था ना, बनाना ही नहीं था, इतना सरल सवाल दे रखा था, हम ही नहीं पढ़ पा रहे वहां पर। ठीक है, ध्यान समझना। आगे देखते हैं, आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की बढ़ती संख्या का क्रम व्यवस्थित करना। कितना सिंपल सवाल है, मैं ऑप्शन को चेक करूंगा। ऑप्शन ध्यान समझना, वैसे तो ये नाम के हिसाब से काफी है भाई। ये आयत, आयत मतलब पता है आपको कि भाई 4 भुजा वाला क्या होता है, आयत। ठीक है, अष्ट मतलब क्या होगा, 8। षष्ठ मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत संस्कृत तो हम भी पढ़े। त्रिभुज मतलब 3 और पंचभुज मतलब 5। आप देख पा रहे कि सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 8 के पहले क्या है, 6 है, मतलब एल एम आना चाहिए, जस्ट एल एम। एल एम कहाँ भाई, एल एम ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी हो सकता है क्या भी, एक मिनट, है ना, नहीं ठीक है ना, एल एम, चूंकि एन से शुरुआत हो रहा है और एन हमारे पास त्रिभुज है, आप खुद देख पा रहे हो इस चीज को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार ऑप्शन में नजर जरूर डालना बहुत जरूरी है अभी की डेट में, नहीं तो समय ऐसी बर्बाद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ध्यान समझना, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको चुनकर बताना था। त्रिभुजी आकार के खेत को जोतने की कीमत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जिसका आधार 28 मीटर, ऊंचाई 3.2 मीटर, कितना पैसा बन रहा है, 4480 रुपए है बोला गया है। हम चेक कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर, चेक करने में क्या है। तो मैंने कहा त्रिभुजाकार का क्या है, मेरे पास एक खेत है भाई जिसकी हाइट दे रखा है मुझे, हाइट का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हाइट है और हाइट का मान कितना दे रखा है, तो मैंने कहा हाइट का मान दे रखा है यहाँ पर 3.2 मीटर, है ना। और यहाँ पर इसका आधार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 28 मीटर है, ठीक है, 28 मीटर। और मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मुझे एक तो हाइट मिल गया है और एक आधार मिल गया, तो मैं क्षेत्रफल का सिंपल फार्मूला लगा दूंगा, 1/2 आधार बेस इंटू क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे हाइट हो जाता है। मानते हो इस चीज को, ध्यान समझना मेरी बात को, क्लियर है। अब मैं चेक कर लूंगा, मैंने कहा यदि ऐसा है तो हमने कहे कि भाई यहाँ पर 1/2 बेस कितना दिया, तो आप कहोगे तो 28 है
और हाइट कितना है, तो मैंने कहा 3.2 है, ठीक है। और प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, तो 100 रुपया, तो गुना 100 का भी कर देते हैं। ध्यान समझना, आप कहोगे काटोगे तो भैया कट जाएगा 14 बार में। अब 14 दूनी कितना होता है, 28 की 8 हाथ क्या 2, 14 तिया 42 और 2 44, 44.8 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 4480 के बराबर। मतलब जो कथन है दोस्तों ये मेरा एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, कथन मेरा क्या है, सही है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई दिया गया है, अतः खेत का क्षेत्रफल 1/2 28 3.2 44 मीटर। फिर इतना है, हमने भी इतना लेकर आए, फिर उसमें 100 का गुणा किया और इस प्रकार से कारण भी हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो मैं कहूंगा कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा मेरा एकदम करेक्ट और सटीक आंसर होगा। ऐसे आपको तैयारी करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज। यहां पर बोला गया नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना था। बोला गया व्रत पर स्पर्श रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या सही बात है भाई। मैं भी मान लो व्रत पर कोई स्पर्श रेखा कोई टेंजेंट डालना चाहूं तो क्या सच में टेंजेंट व्रत के कोई एक ही बिंदु को टच करता है या एक से अधिक बिंदु को टच करता है, इस चीज को मैं आप प्रूव करके बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान समझना। यदि मैं टेंजेंट की बात करूं तो ध्यान समझना, अब हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान समझना, दिखाई ना दे तो कमेंट कर देना भाई, ध्यान समझना। ये मेरे पास सर्कल है और इस पर मैं एक स्पर्श रेखा डालना चाहता हूं। स्पर्श रेखा मतलब मान लो मेरे पास कोई चूड़ी है, कोई एंगल है, एंगल के बिल्कुल ऐसे में टच ऐसा एकदम झुका कर नहीं करना है ना, एकदम क्या करना है, छूते हुए स्पर्श कराते हुए कोई आप सूत डाल के देखना है ना, इस प्रकार से। तो मैं कहूंगा एकदम बारीक कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा, ध्यान समझना। अब मैंने कहा कि यदि ऐसा है भाई एक बिंदु पर स्पर्श करता है, इसका केंद्र मान लेते हैं आर। अब ध्यान देना आप, मेन चीज अब आने वाला है। मैंने कहा कि मान लो केंद्र से होते इस स्पर्श रेखा पर एक लाइन खींच दिया जाए, तो आप कहोगे इसका जो मान लेता हूं मैंने अल्फा लंबाई का, कितना मान लिया, अल्फा लंबाई का, ध्यान समझना। फिर मैंने कहा कि भाई मान लो थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहूं तो थोड़ा सा बढ़ाने पर मुझे कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा, और ये बढ़ने के साथ साथ इसकी लंबाई पहले वाले जो रेखा डाला गया था उसकी लंबाई से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, ध्यान समझना। फिर मैंने क्या किया, एक और लाइन डालना चाहा, कुछ इस प्रकार से, तो ध्यान समझना। तो मैंने कहा कि अब यहां पर लेंथ इसकी लंबाई और बढ़ गया, इसको नाम दे देता हूं, ये मैंने डी कर दिया, ये ई कर दिया, एफ तक को जो लंबाई होगा ये मान लेते हैं ओ है ना। तो मैंने कहा ओ से डी तक का लेंथ कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने कहा अल्फा। फिर ओ से ई तक का लंबाई कितना आ गया, तो ओ से ई तक का लंबाई आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। फिर मैंने मान लो ओ प्लस एफ तक का लंबाई खींच दिया, तो आप कहोगे फिर तो अल्फा भी आएगा प्लस बीटा भी आएगा, और मान लेते हैं गामा भी शामिल कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप कहोगे अब इतनी लंबाई हो गई, ध्यान समझना। तो एक चीज बताओ, मिनिमम लंबाई कहां पर है ना, मिनिमम लंबाई कहां पर है। तो मैंने कहा कि भाई मिनिमम लंबाई तो मेरे पास ओ से डी तक का है ना, ओ से डी तक का जो माप है यही मेरे मिनिमम लंबाई है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ओ से ई तक का खींचा, ओ से एफ तक का खींचा, तो ओ से ई तक का खींचा तो बीटा बढ़ गया, और मैं कहूंगा ओ से एफ तक का खींचा तो बीटा के साथ साथ मेरा गामा भी बढ़ गया। मतलब मैं जैसे जैसे थोड़ा से है ना अपने केंद्र से लंबाई को बढ़ाया जा रहा हूं, थोड़ा घुचा रहा हूं, थोड़ा है ना हटाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे वैसे लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और हमको पता है जो कॉलम होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 100% 90 डिग्री का होता है और वो मिनिमम लंबाई का होता है। तो मैं कहूंगा कि ओ से डी जो होगा यही लंब होगा हमारे पास, किस पर, मान लेते हैं ये ए और बी बिंदु होगा, तो ओ डी जो होगा लंब होगा ए और बी के ऊपर। मतलब मैं कहूंगा कि यहां पर मिनिमम लंबाई होगा और ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। आए समझ में। अब हमारे पास कथन है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु, एकदम कॉमन चीज है भाई, एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, कथन सही है। फिर बोला गया वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा को बिंदु केवल लंबवत होती है, बिल्कुल सही बात है। कारण भी हमारा क्या है दोस्तों, एकदम सटीक है। यदि मान लो एक से अधिक बिंदु हो जाता तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, तो इस बात की पुष्टि करता है। तो मैं कहूंगा मेरा कथन पहला जो होगा ऑप्शन दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, कथन भी सही और कारण भी उसका एकदम सही है, आप सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल,
चक्री चतुर्भुज के लिए जो कथन सदैव सत्य हो उन्हें चुने, ऑलवेज ट्रू बोला गया है ना, जो सत्य है उसी को आपको चुनना है भाई। यहाँ पर ध्यान देना क्या बोला गया है, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू बोला गया है, हमेशा जो सत्य हो उसी को चुनना है। अब भाई ये चक्री चतुर्भुज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना। चक्री चतुर्भुज के बारे में बताऊं तो मैं इतना तो कहूंगा कि चक्री चतुर्भुज हम ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे जो किसी सर्कल के अंदर बना होगा। ध्यान समझना, सर्कल के अंदर बने हुए चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, चक्री चतुर्भुज। इस प्रकार के जो चतुर्भुज हो सकते हैं, आप और कुछ बना सकते हैं तो, लेकिन ऐसे चतुर्भुज को मैं क्या कहूंगा, चक्री चतुर्भुज कहूंगा। ध्यान समझना, ये मेरे लिए चक्री चतुर्भुज के बराबर है। अब चक्री चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होता है वो भी जान लो। मैंने कहा यदि चक्री चतुर्भुज है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु है, तो ध्यान समझना चक्री चतुर्भुज में यदि मैंने मान लिया कि ये थीटा है, ये हमारे पास अल्फा है और ये वाला कोण हमारे पास बीटा है और ये वाले कोण गामा है, तो एक चीज याद रखना दोस्तों, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर, कोण का योग यदि इन दोनों कोण की बात करूं और यदि इन दोनों कोण की बात करूं तो ध्यान समझना, मैं कहूंगा थीटा प्लस अल्फा का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। साथ में मैं कह सकता हूं कि बीटा प्लस गामा, इन दोनों कोणों का मान भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, जिसके आमने सामने के कोण का योग किसके बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर। जैसे यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा का मान 180 हो गया, उसी प्रकार बीटा और गामा का मान भी किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो। अब हम चलते हैं, आमने सामने के कोण का योग होता है 180 डिग्री। अभी मैं बताऊं भाई, है ना, कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। मतलब ये वाला कथन क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान समझना, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक कोण के। अब बाह्य कोण आंतरिक कोण क्या होता है, यदि मान लो मैं ये वाला लाइन को थोड़ा सा बाहर कर दूं, ये वाला लाइन को खींचते हुए मैं इस प्रकार से बाहर खींच दूं, तो मैं कहूंगा कि ये अंदर वाला कोण है और ये वाला भाई मेरे पास किसके बराबर है, बाहर वाला कोण के बराबर है। अब बोला गया है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान बराबर होता है, तो भाई यदि ऐसा है तो प्रत्येक कोण को 90 डिग्री का होना पड़ेगा, प्रत्येक कोण को 90 डिग्री का होना पड़ेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है भाई, यदि मैं कहूंगा कि बीटा और अल्फा, यहां पर जो भी बाह्य कोण बनेगा, इस बाह्य कोण का मान हमेशा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर बीटा है ना इक्वल हो सकता है मेरे लिए किसके, इक्वल तो नहीं होगा लेकिन मैं मान सकता हूं, है ना, इक्वल तो नहीं होगा, हम इक्वल नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई बीटा ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, बराबर। हमको ऑलवेज बोला गया है, यदि मान लो बराबर 90 डिग्री का कोण बने तब तो पॉसिबल हो सकता है ना, लेकिन 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, वहां पर कैसे पॉसिबल होगा। तो इस कारण से हम कहेंगे ऑलवेज नहीं, हर एक चतुर्भुज में ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ में हो सकता है, लेकिन कुछ में होने से हमारे पास ये कथन सत्य असत्य नहीं होगा, ये कथन असत्य है भाई, तो इसलिए हमारे लिए क्या होगा, असत्य। आगे बढ़ते हैं, विकर्ण लंबवत होते हैं बोला गया है। लंबवत कहने का मतलब है, यदि मान लो यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया जाए, ध्यान समझना, यदि मैं विकर्ण डाल दूं चतुर्भुज में कुछ इस प्रकार से, तो क्या सही में, है ना, क्या ये विकर्ण हमारे लिए किसका काम करेगा, तो हम कहेंगे क्या ये विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंबवत मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे लंबवत मतलब होगा भाई 90 डिग्री, ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो हम कहेंगे भाई ये कोणों पर डिपेंड करता है। यदि कोणों का सम, दो कोणों का सम यदि मान लो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर हो तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये सभी जगह पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी शीर्ष व्रत पर होते हैं। अब सभी शीर्ष, तो आप कहोगे ये वाला शीर्ष व्रत पर छू रहा है व्रत को, ये वाला शीर्ष भी छू रहा है, ये वाला शीर्ष भी छू रहा है और ये वाला शीर्ष छू रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ चारों शीर्ष व्रत को छू रहा है, और किसी भी चक्री चतुर्भुज में चारों शीर्ष हमेशा व्रत को टच करेगा तभी हम उसको चक्री चतुर्भुज मानेंगे। तो इस कारण से एम वाला कथन भी हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे केवल दो ही कथन सही है, एक तो जे वाला और एम वाला, बाकी गलत है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये करेक्ट होगा। ऐसे आपको सवाल मिलेंगे और ऐसे सवालों की तैयारी आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम में कुछ बेटर कर चाहोगे, है ना, क्योंकि पोस्ट मान लो कितना पोस्ट आ रहा है भाई, 5000, है ना, तैयारी करने वाले कितने आप खुद जान रहे हो चीज को, है ना, तो आपको तैयारी, आपका जो लेवल है वो कुछ अलग ही लेवल में होनी चाहिए, थोड़ा हटके होनी चाहिए बाकी से। आगे देखते हैं, समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में, मान लो त्रिज्या हमारे पास क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हमको दिया क्या है, गोला, शंकु, घन और बेलन दे रखा है ना। अब भैया तो त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में, घन अब त्रिज्या नहीं तो उसके कोर होगा और बेलन नहीं तो उसके भी कोर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
सॉलिड हैविंग सेम रेडियस, सेम त्रिज्या। तो यहाँ पर गोले का सिंपल आयतन का फार्मूला दे रखा है, तो भाई गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, सबको पता है, तो जे वाला कथन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। घन के आयतन की बात करें तो भाई घन का आयतन ऐसा नहीं होता, घन में तो त्रिज्या ही नहीं होगा, यदि समान त्रिज्या की बात है तो ये तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम बात करें बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला भी हमारे पास करेक्ट है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो हम कहेंगे कि कौन कौन से हमारा करेक्ट है, तो जे भी सही, के भी सही और एम भी सही, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जे के और एम। और क्या चाहिए बताओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बच्चे बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतर सवाल के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं पहले से आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं दोस्तों कि एग्जाम जो होगा आपके पास वो नए पैटर्न पर आधारित होगा। आपको ना चाहकर भी वैसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपका सबसे पहला काम होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। यदि बच्चे वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक सवाल को लेकर हम 20 मिनट 25 मिनट दे रहे हैं, तो क्या ही वहां पर करेंगे, कितने सवाल कर लेंगे, आप खुद सोच पा रहे हो, है ना। तो सवाल को थोड़ा अच्छे से डील करना है, ऑप्शन पर आपकी नजर होनी चाहिए, है ना। सेम चेक करना है कि भाई कहीं कहीं सेम सेम ऑप्शन तो नहीं है, यदि ऐसा आता है तो आपको वो चीज को क्या करना है, चेक करना है। ऐसे में आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस, दूसरा चीज है प्रैक्टिस, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। ढेर सारे ऐसे सवाल करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई। एक तो पोस्ट के भी आप जा रहे हैं, मारा मारी कितना चल रहा है। ठीक है, तो एक पोस्ट लेना आपका काम है, तो हम सिर्फ एक ही पोस्ट के ऊपर ध्यान दें, तभी हम एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए सवाल, है ना, कुछ और बेहतर आपके लिए तरीके के साथ। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।